नमस्कार। आज हम कर रहे हैं पंचम गणतंत्र के संविधान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने किस तरह शक्तियों में बढ़ोतरी करके अपने पद को सशक्त बनाया और उसकी कार्य एवं शक्तियाँ। पंचम गणतंत्र का संविधान राजनीतिक अस्थिरता और अशांति को दूर करने के लिए बनाया गया था, जिसे संकट काल का शिशु माना जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, संकटकालीन अन्य सभी शक्तियों को यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में राष्ट्रपति का योगदान देखने को मिलता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो कंपैरिजन स्टडी है कि चतुर्थ गणतंत्र में क्या था और पांचवें में क्या किया गया, वो भी साथ साथ में बताया जा रहा है कि चौथे संविधान में राष्ट्रपति सर्वोच्चता की स्थिति में नहीं थे, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए कि राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्चता की बन गई। वो प्रावधान क्या हो सकते हैं, ये सबसे मुख्य बात है। सबसे बड़ी बात ये बतानी है कि यहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सम्मिश्रण पाया जाता है और उसी सम्मिश्रण के तहत राष्ट्रपति जो है वो निम्न सदन में से उसका गठन नहीं होता और प्रधानमंत्री का पद भी है। और पंचम गणतंत्र में यह आवश्यक नहीं कि प्रधानमंत्री निम्न सदन में से ही चुना जाए, यानी वो डेफिनेशन नहीं है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा निम्न सदन में, ऐसा नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और ये भी जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसे निम्न सदन या संसद में से चुने। दूसरी बात आती है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल काम करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर जो है वो कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति ही रहता है, जैसा कि संविधान की कुछ धाराओं में उल्लेख है। संविधान की धारा 19 में कहा गया है कि 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और आवश्यक होने पर अन्य विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। कौन से कार्य छोड़ने हैं? 8वां, 11वां, 12वां, 16वां, 18वां, 24, 56, 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़ना है। अब प्रश्न यह आता है कि इन अनुच्छेदों में कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं जो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे। उसमें संसद को भंग करने का अधिकार, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार, संकटकालीन शक्तियों में डिसीजन मेकर का अधिकार, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति ने अपने पास रखे हैं। इसके बाद संसद में संदेश भेजना, विशेष अधिवेशन बुलाना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना और जन्म संग्रह के लिए विधेयक भेज देना, राष्ट्रीय सभा को भंग करना इत्यादि कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा विधायी क्षेत्र में किए जाते हैं। संसद का विशेष सत्र जो बुलाया जाता है, अनुच्छेद 29 में कहा गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है और विशेष सत्र में लेखक कहते हैं कि अधिवेशन आमंत्रित करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो विशेष सत्र को बुला सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना
चौथे गणतंत्र के संविधान के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था, उसे केवल 10 दिन का समय प्राप्त होता था। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में यह अवधि 15 दिन की कर दी गई। संविधान की धारा 10 में कहा गया है कि संसद से पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति 15 दिन के भीतर उसे कानून घोषित करेगा। इस अवधि में वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिस पर संसद अनिवार्य विचार करेगी। फिर है विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना का मतलब हो गया, संविधान की धारा 12 के अनुसार गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रीय सभा को भंग करने का राइट जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसमें राष्ट्रपति की इस शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के बाद 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति उसे पुनः भंग नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के द्वारा संसद को किन्हीं विशेष विषयों पर वाद विवाद करने से भी रोका जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के पास कानून निर्माण की शक्ति में सक्रिय भूमिका अदा करने का अधिकार प्राप्त है। फिर आता है पहलू नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। पंचम गणतंत्र की धारा 13वीं में कहा गया है 13 कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के काउंसिलरों, ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी और इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में वह एक विशेष स्थिति प्राप्त शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में रहता है। इस संबंध में अमेरिका राष्ट्रपति के बराबर उसकी शक्तियां मानी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है, जबकि फ्रांस की शासन व्यवस्था द्वारा नियुक्तियों द्वारा संसद की पुष्टि आवश्यक नहीं। यानी यहाँ राष्ट्रपति ने ये अधिकार भी अपने पास रख लिया है कि उसे किसी भी तरह से संसद में पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है विदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति। आप सभी को विदित है कि फ्रांस शक्तिशाली राष्ट्रों में आता है और इसका रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति विदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति अनुच्छेद धारा 53 के अनुसार शांति संधि, व्यापारिक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी संधि तथा राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण और समर्पण आदि से संबंधित संधियों की स्वीकृति संसद के द्वारा होनी चाहिए। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि विदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति निर्णायक भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करते हैं और राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों, प्रदूतों की नियुक्तियों को करता है। विदेशों से आए हुए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं एवं संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में भी उसका निर्णयकारी प्रभाव रहता है। फिर हम पढ़ रहे हैं
न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को केवल कार्यपालिका विधायी शक्तियाँ ही प्राप्त नहीं हैं, उसे न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वो है, धारा 5 में कहा गया है, गणतंत्र का राष्ट्रपति यह देखेगा कि संविधान का सम्मान हो, अपने निर्वाचन के द्वारा वह सार्वजनिक शक्तियों की नियमित कार्यशीलता एवं राज्य की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। यह देखेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा कार्यशीलता एवं राज्य की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्य क्षेत्र की अखंडता बनी रहे और समुदाय के समझौतों तथा संधियों का सम्मान होता रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया कि न्यायिक क्षेत्र में वैसे तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालयों को होता है। यहाँ राष्ट्रपति ने संविधान की संरक्षण का दायित्व भी अपने पास रखा है और इसे संवैधानिक सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए ऐसा करने का उद्देश्य था पंचम गणतंत्र के संविधान में। फिर बात आती है कि संविधान की धारा 64 में राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। राष्ट्रपति ही न्यायपालिका को उच्च परिषद संवैधानिक परिषद का सभापतित्व करता है, उसके सभी 9 सदस्यों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा ये सभी न्यायिक नियुक्तियां उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर की जाती हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है, जिसका प्रयोग भी वह उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर करता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकाल, आपातकाल जो तुरंत कार्यवाही की मांग करता है, स्वयं 1958 के पंचम गणतंत्र के संविधान के निर्माण में राष्ट्रपति ने संकटकालीन शक्तियों को इस तरह से उल्लेखित करते हुए दिगोल के अनुसार अनुच्छेद 16 में की गई व्यवस्था का उद्देश्य नेतृत्व की असफलता से उत्पन्न उस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकना था जो 1940 में उत्पन्न हुई थी। यानी पहले वाले संविधानों को बदलने का यही उद्देश्य था कि किसी तरह से अराजकता और अशांति ना हो, और उसे रोकने के लिए किस तरह की पावर को अडॉप्ट करना है, शिफ्ट करना है या संशोधन करना है, ये स्वयं राष्ट्रपति डी गोल ने व्यवस्थाएं की। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति की किन्हीं संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख नहीं था, लेकिन नवीन यानी पंचम गणतंत्र के संविधान में धारा 16 के अनुसार यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर और तत्कालिक कारण उत्पन्न हो जाए अथवा राष्ट्र की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की न्यायान्वति खतरे में बढ़ जाए और यदि संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य संचालन में बाधा पहुंचती हो तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। तो हम पढ़ रहे थे कि लेखक यानी फ्रांस के संविधान में किस तरह संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं की गई। प्रसिद्ध संवैधानिक लेखक पिकल्स ने इस संबंध में लिखा है कि संविधान की धारा 16 का
पर मूल आपत्ति यह है कि कोई राष्ट्रपति व्यक्तिगत अधिकार के लिए जानबूझकर इसका दुरुपयोग कर सकता है और यहाँ तक कि यह धारा सरकार को उलटने के लिए कानूनी आचरण का कार्य भी कर सकती है। लेखक का अपना मत है। लेकिन इसी तरह से दूसरा लेखक एरोन कहता है, राष्ट्रपति संविधान की धारा 16 के अंतर्गत तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों के बीच यह तो मानना ही होगा कि संविधान की धारा 16 बहुत अधिक अस्पष्ट है। यह धारा एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति के लिए सविवेक से कार्य करने के लिए असीमित क्षेत्र छोड़ देती है। कुल मिलाकर हमने आज जो अध्ययन किया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, विदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित शक्तियाँ हैं, नियुक्तियों से संबंधित शक्तियाँ हैं, संकटकालीन शक्तियाँ हैं, ऑल ओवर सारा अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी स्थिति को बहुत अधिक सर्वोच्चता प्रदान की है। और वैसे भी जो यूएनओ है, इसमें स्थायी सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों में फ्रांस का नाम आता है और फ्रांस के राष्ट्रपति उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका अदा करने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में रखा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।